मिर्जापुर गांव में सोनम और राखी नाम की दो बहनें रहती थी। सोनम राखी की सगी बहन नहीं थी। राखी की माँ को सोनम एक तालाब के किनारे मिली थी। तब से राखी की माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। राखी सोनम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन राखी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये गंवार और बदसूरत लड़की हमारे घर में कहाँ से आ गई? बेटा, अपनी बहन से थोड़ा ठीक से बात करो। मैं इसे तालाब के किनारे से लेके आई थी, लेकिन मैं इसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों सगी बहनों की तरह रहो। माँ, इस गंवार लड़की को मैं अपनी बहन कभी नहीं मानूंगी। इतना कहकर राखी वहाँ से चली जाती है। राखी हर वक्त सोनम को परेशान करती थी। राखी एक बार बाथरूम में घुस जाती तो बाहर आने का नाम ही नहीं लेती थी। उनके घर में सिर्फ एक ही बाथरूम था। राखी, जल्दी जल्दी बाहर आओ ना, मुझे जोर की सुसु लगी है, प्लीज जल्दी करो। राखी जानबूझकर नहीं आती। सोनम अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ देखो ना, मुझे जोर की सुसु लगी है और राखी बाहर नहीं निकल रही। पूरे 2 घंटे से बाथरूम में है। राखी, अभी के अभी बाहर निकल। अगर तू 1 मिनट में बाहर नहीं आई तो मैं तेरा फोन तोड़ दूंगी। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करना, मैं अभी आती हूँ। राखी बाथरूम से फौरन बाहर निकल आती है और सोनम से कहती है, जा गंवार सोनम की बच्ची, अब कर ले सुसु। और हाँ, अंदर मेरी कोई भी चीज को हाथ मत लगाना, वरना मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगी, समझ गई ना? इस तरह राखी सोनम को परेशान करती थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। उस दिन सोनम अपना टिफिन घर पर भूल आती है और उसके पास पैसे भी नहीं थे। वो राखी के पास जाती है और कहती है, राखी, मैं अपना टिफिन घर पर भूल आई हूँ, प्लीज तुम मुझे अपनी सहेली से साइकिल मांग कर दे दो, मैं घर जाकर ले आती हूँ। अगर पैदल गई तो वापस आने में बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, तुझ गंवार के लिए मैं किसी से भीख नहीं मांगने वाली। तूने छोड़ा है ना टिफिन, अब तो तू भूखी ही मर। इतना कहकर राखी वहां से चली जाती है। पूरा दिन बेचारी सोनम भूखी ही रह जाती है और शाम को घर जाकर खाना खाती है। एक दिन जब सोनम और राखी जब कॉलेज पहुंचती है तो उसकी सभी सहेलियां जादुई झुमकों के तालाब के बारे में बात कर रही थी। तुम लोग किस जादुई तालाब के बारे में बात कर रही हो, मुझे बताओ। राखी, कल रात को मेरी दादी और माँ बता रही थी कि यहाँ से 100 मील की दूरी पर एक जंगल है जहाँ एक गुफा है। वहाँ गुफा के अंदर एक तालाब है जहाँ अमावस्या की रात को सोने के झुमके तैरते हैं। हाँ, ये मैंने भी अपनी माँ को बात करते सुना है। अगर वो सोने के झुमके हमें मिल जाए तो हम बहुत अमीर लड़कियाँ बन सकती हैं। हाँ, तूने सही कहा, मुझे बहुत अमीर बनना है और अमीर बनने के बाद मैं इस गंवार सोनम को घर से भगाकर सुकून की जिंदगी जीऊंगी। देखो, अमावस्या की रात को प्रकट होंगे, मतलब जरूर वो भूतिया तालाब होगा या फिर चुड़ैल का तालाब होगा। मेरी मानो, तुम लोग वहाँ मत जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, तू मुझसे जलती है इसीलिए ऐसा कह रही है। मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली और अमीर बनकर ही रहूंगी। इतना कहकर राखी अपनी सहेलियों को लेकर वहां से चली जाती है और अमावस्या की रात को राखी और उसकी सहेलियां गुफा को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। वो देखो राखी, वहां से रोशनी आ रही है, जरूर वही जादुई झुमकों की तालाब की गुफा है। तीनों लड़कियां गुफा के अंदर चली जाती हैं जहां उन्हें खूबसूरत सुनहरे झुमकों की तालाब दिखाई देती है। ये देख तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चलो चलो, जल्दी जल्दी थैली निकालो और सारे झुमके भर लो, कहीं ये गायब ना हो जाए। जैसे ही तीनों तालाब में हाथ डालती हैं कि तभी उन तीनों को तालाब अंदर खींच लेती है जहां एक चुड़ैल बैठी हुई थी। मेरे इस भूतिया झुमकों के तालाब में तुम लोगों का स्वागत है।
अरे ये तो एक चुड़ैल है। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। लोगों को फंसाने के लिए मैं ये जादुई झुमकों के तालाब का माया जाल बिछाती हूँ। अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब मैं तुम तीनों को कच्चा चबाकर खा जाऊंगी। ये सुनकर राखी और उसकी सहेलियां डर के मारे थर-थर कांपने लगती हैं। जैसे ही चुड़ैल तीनों को खाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वहां सोनम एक तलवार के साथ आ जाती है और चुड़ैल पर हमला करके उसके 2 टुकड़े कर देती है। जैसे ही चुड़ैल के 2 टुकड़े होते हैं तभी वो चुड़ैल भस्म हो जाती है। तुम तीनों ठीक हो ना? मुझे तुम लोगों की फिक्र हो रही थी, इसीलिए तुम्हें ढूंढती हुई आ गई। सोनम, मुझे माफ कर दो मेरी बहन। मैंने अब तक तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन फिर भी तुमने हमारी जान बचाई। सच में तुम बहुत अच्छी हो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। इतना कहकर राखी सोनम के गले लग जाती है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। उस दिन के बाद से राखी पूरी तरह सुधर जाती है और सोनम के साथ मिलजुल कर खुशी से रहने लगती है। रीना एक लालची और मौकापरस्त लड़की थी। वो हमेशा ज्यादा पैसे कमाने के लिए उल्टी सीधे प्लान बनाया करती थी। दूसरी तरफ रीना जंगल से चंदन की लकड़ी चुराकर उसे बाजार में बेचा करती थी। इसी तरह एक दिन कंचन जंगल में चंदन की लकड़ी की कटाई कर रही थी कि तभी उसे पेड़ के ऊपर एक चिड़िया अपने पति के साथ बैठी हुई दिखाई देती है। रीना चुपके से पेड़ पर चढ़कर चिड़िया और उसके पति को पकड़ लेती है। अब इन दोनों को बाजार में बेचकर मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा मत करो। देखो, हम दोनों पर तरस खाओ। अभी अभी हमारी शादी हुई है। मेहरबानी करके हम दोनों को आजाद कर दो। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो हाथ में आया इतना सुनहरा मौका गवा दूं। तुम दोनों की तो मुझे मुंह मांगी कीमत मिलेगी। चुपचाप मेरे साथ चलो। उसके बाद रीना उन दोनों को अपनी बैग में डालकर वहां से जाने लगती है, लेकिन बैग के अंदर दम घुटने की वजह से चिड़िया और उसके पति की मौत हो जाती है। तभी उन दोनों की आत्मा बैग से बाहर निकलकर रीना को कोसने लगती है। सुन लड़की, तेरी लालच की वजह से हम दोनों बेमौत मारे गए, इसीलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तू जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगी और हमेशा तुझे घुट घुट कर जीना होगा। उसके बाद चिड़िया और उसके पति की आत्मा दूर आसमान में गायब हो जाती है। तभी रीना के बैग में आग लग जाती है। उसके साथ ही चिड़िया और उसके पति का शरीर पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। फिर अगले ही पल रीना का शरीर पूरी तरह काला और बदसूरत हो जाता है। अपनी ये हालत देख रीना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो पूरी तरह बदसूरत बन गई। अब मैं क्या करूं? फिर रीना के आस पड़ोस में रहने वाली लड़कियां उसे तरह तरह के ताने मारकर उसकी बेइज्जती करने लगती हैं। अरे रीना, तू अचानक इतनी काली कैसी हो गई? ऐसा लगता है जैसे तू कोयले की भट्टी से बाहर निकल कर आई है। तेरा ये रूप देखकर तो मुझे डर लग रहा है। पहले तो तू कितनी खूबसूरत हुआ करती थी, अचानक चुड़ैल की तरह बदसूरत कैसे बन गई? तभी तीसरी लड़की रीना को ताना मारते हुए कहती है, अच्छा हुआ ये बदसूरत बन गई। पहले ये अपनी खूबसूरती के घमंड में हम सबको नीचा दिखाया करती थी। भगवान करे ये जिंदगी भर इसी तरह काली कलोटी बनी रहे। सच में इसकी ये हालत देख मुझे बहुत मजा आ रहा है। उन लड़कियों के ताने सुनकर रीना उनसे झगड़ने लगती है, लेकिन वो सभी लड़कियां मिलकर रीना की पिटाई कर देती हैं और उसे सड़क पर गिराकर वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ रीना रौनक नाम के लड़के से प्रेम करती थी।
बदसूरत बनने के बाद रौनक रीना से पूरी तरह रिश्ता तोड़ देता है। इस तरह देखते ही देखते रीना की जिंदगी पूरी तरह नर्क बन जाती है। फिर एक दिन दुखी होकर एक बड़े से कुएं के पास बैठकर रो रही थी। तभी अचानक उस कुएं से एक जादूगरनी बाहर निकल आती है। क्या हुआ लड़की, तुम यहाँ बैठकर जोर जोर से क्यों रो रही हो? तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हो गई। मुझे माफ करना जादूगरनी आंटी, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, इसीलिए मैं इस कुएं में आत्महत्या करने आई थी। फिर रीना रोते हुए जादूगरनी को अपनी पूरी आप बीती बता देती है। तूने उन मासूम चिड़िया और उसके पति को मारकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर तू चिड़िया के श्राप से मुक्त होना चाहती है तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है। तुझे लगातार 1 साल मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाकर गरीब लाचार लोगों की सेवा करनी होगी। उसके बाद मैं तुझे एक जादुई फेस वॉश दूंगी जिसकी शक्ति से तू दोबारा खूबसूरत बन जाएगी। जादूगरनी की बात सुनकर रीना के अंदर आशा की एक नई किरण जाग जाती है और वो मेहनत करके पैसे कमाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन से रीना दिन रात मजदूरी करके ईमानदारी से पैसे कमाने लगती है। दूसरी तरफ रीना अपनी कमाई से गरीब और मजबूर लोगों की मदद करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। रीना की मेहनत और लगन देख कुएं की जादूगरनी बहुत खुश होती है और उसे अपना जादुई फेस वॉश दे देती है। जादुई फेस वॉश से रीना मुंह धोती है और वो पहले की तरह गोरी और सुंदर बन जाती है। मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी आंटी। अब से मैं जिंदगी भर इसी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करके अपना जीवन जीऊंगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और रीना एक सच्ची और ईमानदार लड़की बन जाती है। सपनापुर नाम के गांव में अंजलि नाम की एक गरीब अनाथ लड़की रहती थी। अंजलि अपने गुजारे के लिए शोभा नाम की एक औरत से मिट्टी से बने रंग बिरंगे पंछी खरीदकर उन्हें बेचा करती थी। शोभा एक लालची औरत थी। वो अंजलि की मजबूरी का फायदा उठाकर हमेशा उससे ज्यादा पैसे लेती थी। देख अंजलि, तेरे रोज रोज के बहाने सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ। तेरा हमेशा का नाटक है। तू कभी वक्त पर मुझे पैसे नहीं देती। अगर तूने 4 दिन में सारे पैसे नहीं चुकाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है शोभा आंटी, मैं अगले हफ्ते आपके पैसे वक्त पर लौटा दूंगी। उसके बाद अंजलि खिलौने लेकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन जब अंजलि खिलौने लेकर सड़क से गुजर रही थी कि तभी उसके पास कुछ बच्चे आ जाते हैं। एक एक कर सभी बच्चे अंजलि की टोकरी से अपने अपने पसंद के पंछी उठा लेते हैं। सुनो, एक पंछी की कीमत 50 रुपए है। अंजलि की बात सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। दीदी, इस वक्त हमारे पास पैसे नहीं है, हम बाद में तुम्हें पैसे देंगे। अरे नहीं, मुझे अभी पैसे चाहिए। देखो मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे एक एक रुपए का हिसाब रखना पड़ता है। मैं इस तरह तुम्हें मुफ्त में खिलौने नहीं दे सकती, वरना मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। जाओ तुम सब अपने मम्मी पापा से पैसे लेकर आओ। अरे ये दीदी तो बहुत ही लालची है, देखो पैसों के लिए किस तरह हमें बातें सुना रही है। चलो इसके खिलौने फेंक दो। फिर सभी बच्चे हाथों में पकड़े पंछी जमीन पर पटक देते हैं। जमीन पर गिरते ही सारी पंछी टूट जाते हैं। अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तभी वहाँ कुछ औरतें आ जाती हैं। अरे क्या हुआ लड़की, तू हमारे बच्चों को क्यों डांट रही है? नहीं नहीं आंटी जी, मैंने इन्हें नहीं डांटा। दरअसल इन्होंने मेरे सारे खिलौने जमीन पर पटक कर तोड़ दिए। अब आप लोग मुझे मेरे खिलौने के पैसे दीजिए। तभी एक लड़की कहती है, नहीं नहीं मम्मी, ये दीदी झूठ बोल रही है, हमने इसके खिलौने नहीं तोड़े। दरअसल इसका पैर फिसल गया था और ये जमीन पर गिर पड़ी।
खिलौने टूटने के बाद ये सारा इल्जाम हम पर लगा रही है। उस लड़की की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी बच्चे उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। क्यों री चालाक लड़की, तूने हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? हमारे बच्चों पर झूठा इल्जाम लगाकर तू हमसे पैसे लूटना चाहती है। ठहर जा, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर वो औरत अंजलि को मारने लगती है। ये देख वहाँ मौजूद दूसरी औरतें भी अंजलि के बाल पकड़कर उसकी पिटाई करने लगते हैं। उसके बाद मार खाकर बेचारी अंजलि रोती हुई वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, आखिर मेरा कसूर क्या है? हमेशा मेरे साथ अन्याय क्यों होता है? आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। नहीं, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। उसके बाद अंजलि रोती हुई दूर जंगल में पहुंच जाती है। तभी अचानक उस पेड़ के ऊपर बने घोंसले से एक चिड़िया का बच्चा जमीन पर गिर जाता है। चोट लगने की वजह से वो बच्चा रोने लगता है। चिड़िया के बच्चे को देख अंजलि को उस पर बड़ी दया आती है और वो उसे उठाकर पेड़ पर चढ़ जाती है। उसके बाद अंजलि उस बच्चे को वापस उसके घोंसले में रख देती है। तभी वहाँ उस बच्चे की चिड़िया माँ आ जाती है। मेरे बच्चे को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम वक्त पर नहीं आती तो कोई जानवर इसे खा जाता। तुम बहुत ही दयालु और अच्छी हो। अंजलि की हालत देख चिड़िया समझ जाती है कि वो बहुत गरीबी में अपने दिन बिता रही है। इसीलिए वो चिड़िया अंजलि की मदद करने का फैसला करती है। उसके बाद चिड़िया अंजलि को चिड़ियों की रानी के पास ले जाती है। उस चिड़िया रानी के पास तरह तरह की जादुई शक्तियाँ थी। वो अंजलि के लिए एक सुनहरा चिड़ियाघर प्रकट कर देती है। आज से ये तुम्हारा घर है लड़की, तुम यहाँ सुकून से रह सकती हो। इस घर में तुम्हें अपनी सुविधा की हर चीज मिल जाएगी। साथ ही इस घर के अंदर रोज तुम्हें एक सोने का अंडा भी मिलेगा। मुझ गरीब पर एहसान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन से अंजलि उस सुनहरी चिड़िया घर में रहने लगती है। दूसरी तरफ रोज सोने का अंडा बेचकर कुछ ही दिनों में अंजलि बहुत अमीर बन जाती है। फिर अंजलि अपनी तरह अनाथ और गरीब लड़कियों की मदद करने का फैसला करती है। अंजलि रोज अनाथ बच्चों में ढेर सारे पैसे और उनकी जरूरत की चीजें बांटना शुरू कर देती है। इस तरह अंजलि के जीवन से सारे दुख दूर हो जाते हैं और वो हंसी खुशी रहने लगती है।